नाजरीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। आज मैं फिर मौजूद हूँ लाहौर में। आज जिस पर्सनालिटी से मैं आपको मिलवा रही हूँ वो मेरे ही नहीं, आपके ही नहीं, बल्कि हम सबके बहुत जाने पहचाने हैं। हम बहुत अरसे से उन्हें टीवी पर, फिल्मों में देखते हुए आ रहे हैं और बहुत प्यार से हम उन्हें कहते हैं शेखू। ये मैं कहती हूँ, आप लोग नहीं कहते, ऑफ कोर्स आप समझिए होंगे। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ सलीम शेख साहब से। चलिए सलीम शेख से मिलते हैं, आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कुछ दिल की खट्टी मीठी सी बातें जो आज तक आपने नहीं जानी, लेकिन मुझे पता है, सब बताती हूँ। उल्टे सीधे राग पाठ न सुनाइए, नक्शेबाजी किसी और को दिखाइए। यहाँ चलेगी पखराट नहीं चीफ साहब, बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब। आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब, पिन की होते हुए देर नहीं लगती। ओ पिन की होते हुए देर नहीं लगती, मीटर घूमते भी देर नहीं लगती। बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ है? ये मैं हूँ जो 12 साल से तुम दोनों पागलों को बर्दाश्त कर रही हूँ, और बाबा से जाके पूछती हूँ कि वो पागलों के डॉक्टर क्यों नहीं बने। अरे गुस्से में क्या पैदल ही घर जाओगी? मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, लेकिन तुम दोनों पागलों के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। हर रोज तू इसे तंग करता है और हर रोज ये मुंह बनाकर चले जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए जनाब, ये जिनको आप सब एक सुपरस्टार कहते हैं, यकीनन मैं भी जानती हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड हैं। बड़ी यंग एज, यानी मैं तो कहूँगी चाइल्ड स्टार के हैसियत से मैंने काम शुरू किया था शमा ड्रामे से। शमा ड्रामे में तो एक सीन किया था, एक छोटा सा सीन था, रजिस्टर्ड हो जाता है कि चाइल्ड स्टार था ये। शायद उसके अलावा मैंने चाइल्ड स्टार बहुत काम किया। बहुत काम किया मैंने बहुत सीरियल्स किए बच्चों के, जैसे एक सीरियल था राजू के नाम से पीटीवी कराची से, फिर 3-4 ऐसे सीरियल थे जो बड़े लंबे चले थे। जैसे आजकल वो चल रहा था कुछ अर्सा पहले ऐनक वाला जिन, हाँ। तो बच्चों का था, तो इसी तरह उस जमाने में भी वो एक ड्रामा था। चल ऐसा नहीं लगता जो चाइल्ड स्टार काम करते हैं, जैसे कि उर्मिला थी वहां से इंडिया से, वो फिर चाइल्ड स्टार की उसमें रहता है बंदा, वो आप उसको ना बड़ा नहीं देख पाते अपने उसमें। अब जब तुम्हें भी देखते हैं तो हमें सलीम शेख इतना बड़ा नहीं दिखता, मतलब कि हाँ यार बेबी ये तो अच्छी बात नहीं है ना, प्लस पॉइंट है। फिर सुनहरे दिन, सुनहरे दिनों में तो सुनहरा हीरो आया था। उफ़ो, मैं तो उन दिनों स्कूल कॉलेज में आपको मैं क्या बताऊं कि तब हम देखा करते थे ऐसे बैठ के, यार कब आएगा सुनहरा दिन, कब वो आएगा। और एक चैनल होता था और वो ड्रामा जब चला है तो जिसको कहते हैं ना रातों रात स्टार बन जाना, वो वाली बात हुई थी। कैसा फील किया, बिकॉज शेख साहब उस वक्त काम कर रहे थे, जावेद शेख साहब का एक नाम फिल्म के हवाले से ऐसा, और फिर उसी फैमिली से। देखो पहले तो मैं इस आना नहीं चाह रहा था इस इधर, मैं क्रिकेट खेलता था। हाँ। बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलता था और मैं शौक था कि किस तरह पाकिस्तानी टीम में चल जाए। और ऑब्वियसली पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, सिफारिश है, उस वक्त जमाने में तो हमें पता ही नहीं था। तो वो बड़े कोशिश की, लेकिन एक हद तक खेला और फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन फिर जब ये साथ साथ ये एज अ चाइल्ड स्टार काम किया और शौक बढ़ता गया, तो फिर ये हो गया कि अब मुझे कोई ऐसा प्ले मिले जिसमें मैं काम कर सकूं, कुछ मनवा सकूं, लेकिन काम ही नहीं मिलता था। अब वो उस वक्त एक पीटीवी हुआ करता था, और पीटीवी में कि आपको पता है चक्कर लगाते थे हम, और चक्कर लगाते थे, वो कहते थे कि यार बेटा अभी तुमने काम तो किया बचपन में, लेकिन थोड़े से और बड़े हो जाओ, तो बड़े हो जाओगे तो कैरेक्टर, हमारे पास कैरेक्टर निकल नहीं रहा इस एज का। अब वो एज थी कोई 15-16 साल, बिल्कुल उभरता हुआ जवान, मुझे था 19 साल में मुझे आ रही ताजी मुझे था कि मुझे लोग पहचाने, मुझे देखें कोई यार कि अच्छा यार, मुझे ये शौक हो गया। अच्छा। अब वो काम ही नहीं मिल रहा था। फिर 86 में एक प्ले किया इकबाल अंसारी साहब। अच्छा। तो उन्होंने, वो एक प्ले ही ऐसा था कि एक यंग लड़के की कहानी थी और वो थोड़ा सा नशे में लग जाता है, और एक सिंगल प्ले था, बड़े स्पेशल प्ले था। अच्छा। तो वो जो प्ले मैंने किया, मुझे याद है 86 में मैंने किया था, और वो कराची क्लिफ्टन के पास, 3 तलवार के पास एक घर था हमारे दोस्त का, वहाँ शूटिंग हुई। तो वो जब वो ऑन एयर गया, वो 14 अगस्त का प्ले था शायद,
तो वो मैं बाहर निकल गया ना, मैं मार्केट में, वो क्लिफ्टन पे मार्केट है, तो वो वहाँ चला गया। मैं कहा शायद मुझे को पहचाने यार। हाँ, कि शायद कोई, अब यार मैं एक्टर बन गया हूँ तो वो कोई पहचाने ना। मैं किसी से दोस्त से मिला, मैं कहा यार वो मेरा ड्रामा देखा, बोला नहीं। मैं कहा वो तो मुझे तो देखा ही नहीं किसी ने। तो फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता एक ड्रामा फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ गई। हाँ, फिर वो क्या मुसीबत है। एग्जैक्टली। और फिर हुआ ये कि पूरे एक साल के बाद एक और प्ले मिला, फिर पूरे एक साल के बाद एक और प्ले मिला। इस तरह करते करते 3-4 साल गुजरे, जिसमें 4 ड्रामे किए सिर्फ मैंने, वो भी सिंगल प्लेस। 4 बच्चे पैदा हुए। हाँ। एक 4 साल के कैसे। फिर 1990 में वो मुझे जब शोएब मंसूर का प्ले मिला, तो उसके बाद फिर फिल्म और ड्रामे और सीरियल्स, और फिर नहीं आया। मंसूर साहब को प्ले करने के बाद फिर जब मार्केट में निकली, ये तो बता दो वो स्टार्टअप एंजॉय कैसे किया जब लोगों ने। वो आज तक कर रहा हूँ, वो आज तक कर रहा हूँ। सफीर तू भी अजीब आदमी है यार। आई एम वेरी सॉरी यार, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। अच्छा माया, आप छोड़ो ना, अब तुमको बोले हमने मजाक किया, अब तुम हमको क्या गोली मारेगा? तो लो मारो मारो मारो। यार शपे खबर तक मिस्तो और मारा रोड़ा। रीजन क्या लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में उस तरह जगह नहीं बना सके जिस तरह के हमारे बाकी के हीरोज ने बनाई? शान है, मोमी है, रेम्बो है, लेकिन जो कि आप खूबसूरत भी, हैंडसम भी, गुड लुकिंग भी, लेकिन क्या आपको वो गंडासे वाली फीलिंग नहीं आती थी? मैं जब थोड़ा सा जब फिल्म स्टार्ट हुई तो जाहिर है मैंने फिल्म सैयद नूर की फिल्म से स्टार्ट लिया। कसम फिल्म थी, तो वो भी एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। उसके बाद फिल्में लाइन शुरू हो गई। तो मेरा शायद मैंने कभी कोशिश नहीं की, कभी सोचा नहीं कि पंजाबी टाइप की फिल्म करूं। और इसमें क्योंकि वो जब तक पीरियड चल रहा था तो हमने काम बहुत किया। चीफ साहब, ठीक है ना, चीफ साहब ने किया, खुले आसमां के नीचे, ये दिल आपका हुआ, संगम सैयद नूर की, तो बहुत सारी ऐसी फिल्में थी बहुत अच्छी। तो वो फिर जब इस तरफ ट्रैक शुरू हो गया ना पंजाबी की तरफ, तो मैं थोड़ा सा पीछे हटता गया, क्योंकि मुझे पता था कि जहाँ मैं जिन लोगों को जानता हूँ, जहाँ उठता बैठता हूँ, तो शायद मुझे लगता था कि एक पंजाबी की फिल्म करना अच्छी बात है, लेकिन कोई अच्छी स्टोरी वाली हो, लव स्टोरी हो, जैसे चूड़ियां आई थी, इस तरह की फिल्म हो तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन ऐसी बिल्कुल मारधाड़ वाली और जिसकी कोई स्टोरी नहीं है, एक गंडासे से गोलियां रोक रहे, मैंने कोशिश ही नहीं की और मुझे शौक ही नहीं पैदा हुआ इस चीज। अच्छा, कि मैं इस ट्रैक पर चलूं, तो वो शायद मैं हटता गया पीछे और मैं टीवी की तरफ आ गया, ज्यादा फोकस कर लिया, और टीवी करते करते फिर फिल्म्स भी की और साथ साथ उर्दू की जो की। जनाब, सुबह सुबह फ्रेश जूस का अपने ही एक मजा आता है, और वो भी सिर्फ आपको घर में ही मिलता है। प्लीज, है ना? ये तो है। या तो माँ है या तो ये चीजें मिलती हैं, या बीवी प्यार करने वाली हो तो ये चीजें मिलती हैं। तो इनको तो ये मेरा ख्याल है कि इससे ही साबित हो गया कि बेगम है जरा अब तक क्या केयर कर रही है। बताइए, 19 साल हो गया, अब क्या राज खोलूं? हाँ, ये भी बात है। कितने सालों में पहला साल होता है जरा खतरनाक, कि कुछ पता ना चल जाए, है ना? छुपाओ, ये भी छुपाओ, वो भी छुपाओ। लेकिन इस कदर शातिर शिकारी हो ना, तो छुपाना कुछ नहीं है। देखो फिर फायदा क्या है ना? इतने साल एक्टिंग करने के घर में एक्टिंग तो करनी पड़ती है फिर। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं जनाब, मैं एक यावर हयात साहब का सीरियल करने आई थी, जाहिद मियां साहब उसके प्रोड्यूसर थे। पता नहीं सलीम को याद है कि नहीं याद है? क्यों नहीं है? ख्वाब अज़ाब, वो ख्वाब कैसे अज़ाब होते। एक सीन था जो इनको लगा कि म्यूट है, मेरे पास माइक नहीं है, और वो पहला और मैं हंसे जा रही हूँ, और ये बहुत कहते हैं जो इंसान के मिजाज की खूबसूरती होती है, वो उस दिन मैंने देखी कि ये इस किस्म के जुमले मुझसे बोल रहा है, और मुझे बड़ी सीरियस सी शक्ल बनाए हैं। और मैं पहली दफा सलीम शेख आप देखते आए, सोचते आए कि ड्रामों में देखा है, और अच्छा मैं इनको यूं करके देख लूँ तो ये मुझे क्या करें, मत देखो इस तरह, डूब जाओगे ना आंखों में, देखो बहुत खतरा होगा तुम्हारे लिए। और मैं कह रही हूँ ये क्या बातें कर रहा है, बाहर निकल कहता बड़ी पक्की है, मैंने उसे बड़े हटाने की कोशिश की है। नहीं, तुम्हें याद है यार? मुझे सब याद है, मैं भूल जाता हूँ बातें, मेरी मेमोरी जरा इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि तुमने बड़ी पुरानी बात की है। बहुत, मुझे आज तक नहीं भूलती, क्योंकि मुझे लगा कि पहले पता है सीरियसली मुझे लगा मुझ पर ठरक झाड़, मैं अंदर से हुई, मैंने कहा यार इतना सीनियर आदमी, मैं तो इतने प्यार से हुई ना कि मैं सलीम शेख की हीरोइन बन रही हूँ, और ये मुझ पर ठरक। बाहर जाके मुझे पता चला ये तो यावर हयात साहब से कह रहे हैं बड़ी पक्की
ये आर्टिस्ट है यार, तो मैंने यार साहब मैंने ऐसा बड़ी कोशिश करी, आंखों में डूब जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा, वो हिली नहीं, वो अपने एक्सप्रेशन वहीं के वहीं रखी हुई है, जो बड़ी आगे जाएगी। तो वो एक कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए उस वक्त, जो मुझे याद रहा कि वो मेरा टेस्ट किया गया था। यस 100%। लेकिन तुम टेस्ट में पास हो गई। टेस्ट, आप ऑडिशन इस तरह लेते हैं? नहीं, ये वो ऑडिशन फ्यूचर का ऑडिशन था, पता लगे कि इंसान कैसा है। ये खाऊंगी मैं, इतनी गंदी मंदी आइसक्रीम। भाई यहाँ तो ऐसे ही मिलती है। मुझे तो वॉमिट हो रही है, नहीं खानी। देखो मजाक छोड़ो और ये खा लो, ये पिघल रही है। कि नहीं खानी ना। कम से कम ये तो सोच लिया था कि कितना खलूस था इनमें, कितनी मुश्किलात से लाया था मैं। गुड। नाश्ता किस तरह का होता है? नाश्ता देखो, मैं तो खाता हूँ ब्राउन ब्रेड। मैंने वैसे उसको बोला कि पराठे भी ले आओ, शादिया ने शायद पराठे खाने हो, तो पराठे बन रहे हैं। नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा कुछ ना। मैं खाता हूँ ब्राउन ब्रेड, मैं उसके अलावा नहीं खा सकता। मैं यही खाऊंगी क्योंकि मैं पिछले कई 8-9 महीने से ब्राउन ब्रेड खा के और उबली मछली खा अच्छी बात है, इसको जिंदगी का हिस्सा बना लो। हेल्दी। अब वो हफ्ते में एक दिन दिल किया तो पराठा खा लिया, निहारी खा ली, दिल करता है। मैं संडे के संडे करता हूँ ऐसा नाश्ता, पूड़ी हलवा भी खाता हूँ बच्चों के साथ, और संडे को होता है ये नहीं, पूड़ी हलवा नहीं अब खा सकते। नहीं, एक दिन हफ्ते में एक दिन। हेलो बेबी, गुड मॉर्निंग। सरीना, सरीम की मिडिल वन। जी हाँ, मंझली बेटी। अभी इसका आज पेपर था, आगे सुबह सुबह, इसीलिए। एज डैड या एज फ्रेंड कैसे अब्बू को देखते हो कि ये एज अ फ्रेंड ज्यादा अच्छे हैं या डैड होने के हिसाब से सख्त हो जाते हैं? हाँ हो जाते हैं, लेकिन वो तो सब डैड्स होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू मामा, यूजली मामाज होती हैं सबकी फेवरेट, लेकिन मेरे पापा हैं। बेटियों की फेवरेट हमेशा से बहू होते भी हैं। लेकिन मैं इनको जितना माँ से डांट पड़ती है मेरे से नहीं पड़ती, मैं डांटता नहीं हूँ। हाँ, कभी एक ऐसी कोई बात हो जाए जिसमें आप कहते हैं कि नहीं यार, अब तो ज़ाहिर है मेरा एक पार्ट मैंने प्ले करना है, वो तो जरूरी है, लेकिन उसके अलावा मैं कभी भी नहीं डांटा। ना। वेकेशन कभी अकेली डैड के साथ गया? हाँ, एक दफा गई थी दुबई। कितना मजा आया था? हुआ क्या कि लास्ट ईयर था ना? हाँ। लो जी, लास्ट ईयर पता चला कि जी अब इसको कहते हैं कि चेंज हो गया, टाइम गुजर गया है, हमारा दौर गुजर गया, अब इनका आ गया। स्कूल से कोई काफी सारी फ्रेंड्स थी, पता चला कि जी जस्ट उसका वन डायरेक्शन का शो हो रहा है दुबई में। इससे पहले जस्टिन बीबर का था नहीं, तो वो हम नहीं जा सके ज्यादा दूर। इन्होंने कहा बाबा ये दुबई में हो रहा है, इससे ज्यादा करीब जगह नहीं हो सकती, और सारी लड़कियां जा रही हैं, सारे पेरेंट्स। फिर मैंने कहा ये पता नहीं मजाक कर रही है। फिर मैंने सारे पेरेंट्स जितने भी थे, सारे जिनको जानते हैं हम फ्रेंड्स, उनसे बात की। उन्होंने कहा वाकई यार, उन्होंने भी वही बात की जो मैंने की। कह रहा यार मैं तो नहीं लेके जाना चाह रहा, लेकिन वो सारे इन्होंने प्लान कर लिया। फिर 1 साल पहले, उससे भी 1 साल पहले उसके टिकट्स थी, जो दुबई में किसी को कहा गया कि वो एक दिन कुछ घंटों के लिए दुबई मॉल में उसका वो हुआ, और वो टिकट सारी सोल्ड आउट हो गई। और उसी 1 घंटे में उस बंदे ने, हमारे एक फ्रेंड ने, वो टिकट्स खरीद लिए। और इसको फिर हमने प्लान कर लिया कि नेक्स्ट फरवरी में उसका शो है, और हमने जाना 1 साल पहले। 1 साल से अभी इंतजार करते रहे, और फिर हम इनको दुबई लेके गए। और वो जितने सारे फादर्स थे, बीवियां नहीं गई हमारी, बाप और बेटी ये सारे हम गए 2 दिन के लिए। इनको वहाँ पर शो दिखवाया। मैंने कहा बेटा, हमारे दौर में अगर हम अपने बाप को कह देते थे कि आज कॉन्सर्ट में जाना है, तो डंडे पड़ते ना के पागल हो गए हो क्या? ये है सीरियस। मैं लेके गया हूँ, मैंने कहा ये बहुत बड़ी बात है जो मैं लेके जा रहा हूँ। तुम्हारे दादा होते तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम मेरे साथ भी जा सकती। सही बात, मेरे साथ भी नहीं जा सकती थी। सही बात। कहते क्या पागल होगी तुम, क्या बात करें? तो मैंने कहा चेंज हो गया, अब गाने सुनने जाना है। हाँ, गाने सुनने जा रहे हो दुबई। अच्छा, बट डैड की ऐसी कौन सी चीज चेंज करनी पड़े तो क्या करोगी चेंज? अगर चेंज करनी पड़े तो गुस्सा। हाँ, जब एक दफा गुस्सा आ जाए ना, तब तो मामा से भी वर्स होता है। डैड का गुस्सा होना भी चाहिए कभी-कभी। डैड का गुस्सा आता कभी-कभी है, लेकिन वो फिर जाता भी यूं ही है। फौरन जाता है, यूं झाग की तरह बैठता है। फिर अफसोस होता है कि मैंने क्यों डांटा। तो अच्छा, मना ले तो फिर फौरन मना ले तो डैड वो खुद मान जाते हैं, हम नहीं आते, वो खुद कर लेते हैं। मैं तो बनाने की कोशिश करता हूँ, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग फिर मानते नहीं है, हीट हो जाते। नहीं आपने मुझे डांटा तो नहीं, अरे भाई खत्म कर दो यार, बस कर दो। नहीं
तो मेरा ख्याल है कि अब हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। हम नाश्ता करते हैं, चाय वाय पीते हैं, सुकून करते हैं। आप लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते हैं। फिर हमने जाना है इनके डिज़ाइनर के पास, फिर हमने जाना है रिकॉर्डिंग पे, फिर हमने जाना एक और जगह, फिर हमने जाना एक और जगह, फिर हमने जाना। ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आप लोग तो मेरे साथ ही होंगे ना। लेते ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। कपड़ों के मामले में आप दोनों भाइयों में बड़ा स्टाइल और बड़े स्टाइल आइकॉन रहे हैं आप दोनों। बड़े लोग आपको फॉलो करते हैं कि यार वार्डरोब इनकी बड़ी कमाल होती है, और बड़े मौके की मुनासबत से होती है कि वो अगर किसी अवार्ड फंक्शन में जाना है तो वो अलग है, कैजुअली नजर आएंगे तो वो बिल्कुल अलग है, और ड्रामे के हर कैरेक्टर के अपने कपड़े होते हैं। तो उसके पीछे कोई खास हाथ है या अपना दिमाग चलाते हो? दिमाग तो चलाना ही पड़ता है, क्योंकि चलाना चाहिए। क्योंकि कपड़े जो होते हैं वो मौसम के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से पहने जाते हैं। यूजुअली लोग कपड़े तो पहनते हैं, अच्छे भी पहनते हैं, महंगे भी कपड़े भी होते हैं उनके, लेकिन उनको सेंस नहीं होता कि यार ये कलर मैंने दिन में पहनना है कि रात में पहनना है। ये पार्टी में जा रहा हूँ तो ये होना चाहिए कि डिनर पे जा रहा हूँ या वैसे गेट टुगेदर है। तो बहुत सारे फर्क होते हैं। कैजुअल ड्रेस क्या है, कैजुअल कहीं पहन के जाना भी है कि नहीं, तो ये सेंस होती है और थोड़ा सा शौक भी होता है। तो हमें शुरू से शौक है इस चीज़ का, और अल्लाह ताला ने थोड़ी सी सेंस भी दी है कि नहीं यार ये अच्छा है, इसको कॉम्बिनेशन ये करता है, ये इससे कंट्रास्ट जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, गॉड गिफ्टेड भी होती हैं और शौक भी होता है। तो आप उसको रखें कायम, और बस अब आपने ये कह दिया है कि लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग करते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। अच्छा शेख साहब, माशाल्लाह इस वक्त जावेद साहब बहुत काम कर रहे हैं इंडिया में, और बहुत अच्छी और बेहतरीन काम। हमारे चंद आर्टिस्ट जिन्होंने वहाँ जाके काम किया, उनमें से शेख साहब एक वो वाहिद हैं जो एक मेयारी काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं और मेन पे काम करते हैं। कभी नहीं सोचा कि मैं भी जाऊं, मैं भी काम करूं वहाँ जाके? सोचा है, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचा, लेकिन ये है कि कुछ अर्सा पहले हमारी फिल्म की भी शूट हो रही थी इंडिया में, तो वो उस वक्त भी एक आध ऑफर आई थी, तो शेख साहब को ही कांटेक्ट किया गया था मेरे लिए, किसी प्रोड्यूसर ने। शेख साहब ने खुद ही वो रोल सुना। अच्छा। और खुद ही मना कर दिया। अच्छा, उनका नहीं है, मेरे तक बात आने ही नहीं दी। अच्छा। उन्होंने कहा कि यार वो दो हीरो की कहानी थी, और जो दूसरा हीरो था पता नहीं कौन, आई डोंट नो, तो वो तुम्हारा वाला जो कैरेक्टर था वो थोड़ा सा मुझे वीक लगा। इतना पावरफुल नहीं। तो जब तुम यहाँ पर फिल्म कर रहे हो, ड्रामे कर रहे हो, सारा कुछ है, तो कम से कम कैरेक्टर तो स्ट्रांग हो। बिल्कुल। तो वो फिर मैंने इसलिए मना कर दिया, तो मुझे बड़ा हुआ। मैंने कहा यार आप सुन तो लेते। मैंने कहते मैंने सुन के मना किया। मैंने कहा अच्छा मुझे मिलवा देते। बोला नहीं, मैंने खुद कर दिया। अब हम आ गए वहाँ जहाँ हमें ये राज पता चलेगा कि सलीम के कपड़ों के पीछे आखिर ये कारीगरी कौन करता है ना? मैं इसीलिए लेकर आया हूँ, है ना? दोस्त है हमारे खुरम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सादिया, ये जितने हमारे जो आजकल शूट्स वगैरह चल रही हैं, सूट्स खुरम डिजाइन कर रहे हैं। ओह ग्रेट। तो जनाब यहाँ आज आपके जो भी अगला ड्रामा है उसके लिए कि आप डिस्कस करना है, तो हम बैठ जाते हैं, आप डिस्कस कर लें प्लीज। डिस्कस भी कर लें, और कुछ मेरे लिए रेडी किए हैं उन्होंने, कोई एक जैकेट वो ट्राई करवा देते हैं। वो ट्राई करें प्लीज। जी जी प्लीज। सलीम ने कहा शूट पे जाने से पहले मुझे जाना है जरा एडिट चेक करने के लिए, तो हम इनका ऑफिस आए हैं, एडिट देखेंगे। ये भी कुछ छापा टाइप कहानी तो नहीं है? मेरा अपने ऑफिस है, मैं अंदर हूँ तो छापा पड़ सकता है। वालेकुम अस्सलाम। वाह, हम इस वक्त सलीम शेख के ऑफिस में मौजूद हैं, और यहाँ मैंने ये लक्स अवार्ड भी देखा। ये आपको मिला था उसका नहीं,
ये टीवी सीरियल मैंने प्रोड्यूस किया था। अच्छा, बेस्ट प्रोड्यूसर का पीटीवी पे सीरियल चला था मेरा। हाँ, अनोखा लाटा उसका नेक्स्ट स्टाइल अवार्ड। अब नहीं लगता कि अवार्ड्स जितने भी हैं वो अपनों में ही बांट लेते हैं ये लोग? अब लग तो वैसे कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि एक तो ये मैं ये समझता हूँ कि हर चैनल अपना अवार्ड कर रहा है, इसमें मजा नहीं आता। इसलिए कि अगर मैं अपने चैनल के सारे ड्रामे करूंगा और उसमें कंपटीशन होगा तो एक जो भी जीतेगा वो भी मेरा ही है, जो हारेगा वो भी मेरा ही है। तो बेहतर ये कि पूरे पाकिस्तान के अवार्ड्स होने चाहिए। सही, सारे चैनल्स मिलके एक अवार्ड क्रिएट करें, अवार्ड फंक्शन। ठीक है, उस अवार्ड में ये होना चाहिए कि जितने चैनल्स हैं जो अच्छा ड्रामा है उसको जिस तरह जूरी सिलेक्ट करती है, जैसे पूरी दुनिया में होता है अवार्ड फंक्शन, फिर मजा आएगा, फिर पता चलेगा कि कौन सी। हाँ, लेकिन ये लक्स ने शुरू किया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि लक्स भी कहीं तो, जाके अब वहाँ भी फेवरेटिज्म आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि आपको बुलाते हैं और फिर 2-2 साल बुलाते नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि शायद क्योंकि वो अपने लोगों को वो करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में जो अच्छे एक्टर सारे उनको बुलाया जाता है, उनको अपने शो की शान समझा जाता है। खासतौर पर अपने जो जितने पुराने आर्टिस्ट हैं, हम हमेशा बात करते हैं इंडिया की, भारत की, तो आप देखेंगे उन्होंने अपने सीनियर्स को कितनी इज्जत देते हैं। यही तो है, साथ लेके चलते हैं, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, वो जिस लेवल का भी अपने दौर में आर्टिस्ट रहा उसको साथ लेके चलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि नहीं अब तो पुराना पारे। मतलब किसी भी जगह आप आर्मी में देख लें कि आर्मी में एक जवान जब भर्ती होता है उसके बाद जब ऊपर जाता है तो उसका रैंक भी बढ़ता है, उसकी इज्जत भी बढ़ती है और वो मतलब वो ऊपर जाता है। मतलब हमारे यहाँ एक्टर्स को जितने सीनियर होते हैं वो कहते हैं यार अच्छा इनको बुला लेते हैं, इनका टाइम कब खत्म। तो रिस्पेक्ट जो है ना रहनी चाहिए सारी जिंदगी। यहाँ के ये अवार्ड में हमें थोड़े सा अब लगने लग गया, अब पहले नहीं था। अब 2-3 सालों से लग रहा है कि अपने लोगों को बुलाया जा रहा है। आपस में बांट लेते हैं, पर्चियां डालते हैं, खुद ही निकाल लेते हैं, खुद ही ठीक है। रात में बैठे गपशप की और सुबह कहते हैं अच्छा तुम भी आ रहे हो, ये होता। और फिर कह देते हैं जी सिक्योरिटी रीजन था। अरे उन 5 के लिए नहीं था, हम 6 के लिए सिक्योरिटी रीजन था। आइए जनाब एडिट देखते हैं ताकि निकले यहाँ से। एक प्रेशर कितना होता है ना, टाइम से पहुंचना, बहुत जल्दी सेंसर आ जाता है, वो आ जाता है। और कभी कुछ साउंड का सेंसर है, कभी कुछ डायलॉग है, कभी कुछ सीन है, तो उसके लिए फिर हमें बहुत जल्दी ये सब कुछ करना पड़ता है। तो अब ये वाला एक मेरा सीरियल चल रहा है और एक ये भी है, दोनों की साथ साथ एडिटिंग हो रही है। ठीक है वकार, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी। ओहो, आप सबको हमने खाने पे डिस्टर्ब किया है। इसे कहते हैं प्रोड्यूसर छापा। एक्चुअली मैं समझ रहा था कि काम हो रहा है, लेकिन ये असल में तो छापा ये हुआ है ना, इसे कहते हैं। हाँ जी, ये इस वक्त जनाब क्योंकि अब लंच टाइम है तो बहुत बुरी बात है, लंच कर दे, इन लोगों को लंच करने देते हैं, है ना। नहीं चलो बैठ के थोड़ा खा लो। नहीं ना करें, अभी हम जाना है ना, अभी हमने वहाँ जाना है एक जगह, चाय के लिए जगह चाहिए। आप लोग लंच है, काम खत्म आपका काम खत्म? नहीं ना, कहाँ खत्म, वो तो निकलने चाह रहे हो। चलिए कोई बात नहीं ना, खाने के दौरान थोड़ी सी गुफ्तगू कर। वैसे तो बड़े कहते हैं कि खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं, खाना खाते हुए इतना तो चलेगा ही। अच्छा, ये एज प्रोड्यूसर कैसा एक्सपीरियंस है अनुषे? बड़ा अच्छा सच की कोशिश शुरू कर। नहीं सीरियसली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सलीम इज वेरी फ्रेंडली एंड बिल्कुल एक फैमिली की तरह हो जाता है, बिल्कुल, और अच्छा एक्सपीरियंस। ये तो सियासी जवाब है, यहाँ से सही जवाब आएगा। एज डायरेक्टर और एज प्रोड्यूसर जब आप काम कर रहे होते हैं तो कुछ प्रोड्यूसर रहते हैं जो सर पे हावी हो जाते हैं, ऐसे नहीं, उनकी कुछ अपनी पसंद की चीजें, पसंद के आर्टिस्ट, पसंद के लोग कास्ट में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। तो कभी इस तरह की बहस सामने आती है कि नहीं सलीमा ये नहीं लग रहा, ये कैरेक्टर सूट नहीं कर रहा, ये इसके लिए हमें उससे बेहतर पे जाना चाहिए, या तो वहाँ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे ये कभी डालते हैं आपको? बिल्कुल नहीं, मेरा इनके साथ ये दूसरा प्रोजेक्ट है सलीम भाई के साथ। एक तो ये पूरी कमांड जो डायरेक्टर के हाथ में होनी चाहिए वो आपको मिलती है,
ये सजेस्ट ज़रूर करते हैं, अच्छा हसनैन इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि नहीं ये नहीं सलीम भाई, ये ऐसे होना चाहिए, तो वैसे होना चाहिए, तो इन्होंने पूरा कॉपरेट किया उसके लिए। उन्होंने कहा जो आपको चाहिए आप बोल लें। जब यहाँ हम खाना खाने देते ना, ऐसा कोई गलत बात हो जाएगी। अब लोग खुल के खाना खाएं और थोड़ा सा रेस्ट करें। आप भी तो रेस्ट करें, कब से मेरे साथ चल रहे हैं, जाए चाय वाय पीकर आए, फ्रेश हो, शाम का वक्त है, जल्दी से एक कप चाय बनाए अपने लिए भी और मेरे नहीं, मुझे आप छोड़ दीजिए, मैंने अभी इनके साथ चाय पे जाना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सलीम के फ्रेंड के घर पे। तो अब जरा कुछ जानेंगे वो राज की बातें ना, असदुल्ला साहब से वो सारी राज की बातें जानेंगे जो एक दोस्त ही दोस्त की राज जानता है। आज हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कितनी डेटों में इसका साथ दिया, आप सच सच बता दें, कितनी डेटें लगवाने में आपका हाथ रहा है सलीम को? नहीं, अब ऐसी बातें तो फिर पर्दा ही रहने दे तो बेहतर है। तो जी ये तो पहली सियासी जवाब कुछ हमारी दोस्ती ऐसी है, नहीं बेगम नहीं, बल्कि हमारी कुछ दोस्ती ऐसी है कि असद से तो मैं थोड़ा सा ना छुपा लूंगा, वो मेरी दोस्त ज्यादा है, उससे ज्यादा दोस्ती उसको मैं शेयर कर लेता हूँ कि यार ये मसला है। जहाँ कहते हैं हम चले जाते हैं इसको लेके, तो बस इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकती। सिक्योर साइज, सिक्योरिटी साथ होनी चाहिए। जहाँ बेगम को फोन है, मैं तो इन दोनों के साथ हूँ। नहीं, वो भी साथ होती है। अच्छा, वो भी साथ होती है। बस मैंने आप लोगों से कहा, खिलाड़ी बहुत बड़ा है तो पता ही नहीं चलने देता वजह क्यों थी, आया क्यों था यहाँ। खिलाड़ी 786। लेकिन सीरियसली एज फ्रेंड क्या कहना चाहेंगे आप सलीम के लिए? बहुत ही मोहब्बत करने वाला और बहुत ही पुरखलूस दोस्त है। मतलब जिंदगी में अगर कहीं भी इसकी हमें जरूरत पड़ी है या कोई ऊपर नीचे बात हुई है तो हमने इसको अपने साथ ही खड़े पाया है। माशाल्लाह, इसने हर जगह पे हर वक्त हमारा भरपूर साथ दिया और इन्होंने भी ऐसे ही है, मतलब हाँ, ये तो ये दोस्ती तो मेरा ख्याल एक ऐसा रिश्ता है जो दोनों तरफ से ताली बजती है तो ही आवाज आती है, वरना तो खाली फिर ताली हवा। दोस्ती में कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी दोस्ती जो है ना बेलॉस जिसको। और यकीन करें कि जब हम पहली दफा मिले तो मैं झिझकता था इससे मिलने को, क्योंकि मुझे था कि एक एक्टर है, पता नहीं क्या दिमाग में क्या होगा, हमें कोई लिफ्ट कराएगा कि नहीं। लेकिन यकीन करें कि पहले दिन से इसने हमारे साथ बहुत मोहब्बत और प्यार। इन्होंने दो बातें कर दी, एक तो बोला 20 साल पुरानी दोस्ती, और इन्होंने ये कहा कि जब पहली दफा मिला तो एक्टर थे, तो यानी कि मेरी उम्र बता रहे हैं आप। 20 साल पहले। बड़ी खुशी होती है कि जब हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि इतने साल पहले मैं आया था और इतना प्रोजेक्ट्स कर लिए, इतना काम कर लिया, तो ये खुशी होनी चाहिए कि आप एज के साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनहरे दिन को अभी भी याद करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग मिलते हैं तो कहते हैं हाँ जी, हमने सुनहरे दिन से आपको देखना शुरू किया। बाकी ऐसे होते हैं नाज़रीन जो आपकी पहचान बन जाते हैं। बिल्कुल सही। चाय ठंडी हो रही ना, चाय पीते हैं, वहीं गपशप करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हम सोच रहे हैं एक आधा शो उसके साथ और रख लें, इंशाल्लाह, है ना, आना जाना ऐसे ही रहेगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी चाय थी। अब हम एक और जगह जा रहे हैं, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है, लेकिन मुझे एक हम छोटा सा सेगमेंट करते हैं ना, दिल की बात। वो क्या है? वो दिल की बात है भाई, है दिल की बात कहीं लबों पे ना आ जाए और फिर ये भी ना हो ना कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, है ना, इसलिए हम चाहते हैं कि वो तुम दिल की बात कह ही दो आज। हाँ हाँ। जिंदगी में कभी कुछ लगा ऐसा कि कोई रिग्रेट रहा हो? पिछले 2-4 साल में बड़ा बिजी हो गया था कुछ कामों में,
तो मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाया। मतलब बहुत ज्यादा लोड आ गया काम का, तो काम शायद का लोड आ गया और मैं बस बच्चों को टाइम नहीं दे पाया। कुछ तो जिंदगी का रिग्रेट ये रहा और खैर बहुत सारे हैं। हाँ। जैसे मैं आप समझता हूँ कि जब वालिद साहब थे मेरे, हाँ। तो बहुत सारी चीजें थी जो हम उनके लिए पूरी नहीं कर पाए। सही। वालदा तो मैं बहुत छोटा हाँ। था जब वालदा का इंतकाल हो गया। सही। जब मैं काम करना शुरू किया मैंने खुद से, तो वो वालिद साहब साथ थे ज़ाहिर है। वो अब सोचता हूँ कि ज़ाहिर है वो होते तो मैं कुछ ऐसा कर लेता उनके साथ, उनको शेयर करता चीज़ें, तो ये रिग्रेट रहेगा सारी ज़िंदगी। और मैं कहता हूँ कि जिनके वालिदैन जिनके पास हैं, जिन लोगों के पास हयात हैं, उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें। और ये टाइम दोबारा नहीं आना, फिर आप पछताएंगे, फिर आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी लेकिन वो लोग नहीं होंगे। वो नहीं होंगे जिनके तो लिए ये सब कुछ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि यार अगर मेरे पास आजकल ये है तो मैं अपने वालिद को ये गिफ्ट करता, वो उनकी ख्वाहिशात पूरी करता, उनसे पूछता कि आपको और क्या चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली अब टाइम गुजर गया है। आज अगर हम सलीम शेख से कहें कोई एक चीज जिंदगी में वापस लेकर आए, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होगी कि मैं अपने वालिदैन को वापस ले आऊँ। अच्छा, कोई ऐसी ख्वाहिश जो लगा हो कि अभी थोड़ी सी रह गई है, हुई है पूरी लेकिन कुछ रह गई है? इंसान की फितरत है, अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया कि वो किसी हाल में खुश नहीं रहता। हमने अपने बचपन में ये भी एक स्टोरी सुनी थी ना कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, उसको ये दे दिया जाए तो उसकी अगले की डिमांड करता है। तो वो आप बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा ये तो हो गया, अब आगे क्या है। सही। आपके पास गाड़ी होती है, आप कहते हैं इससे बड़ी गाड़ी है, फिर तो ये चीजें रहेंगी सारी जिंदगी और रहनी चाहिए, थोड़ा सा अट्रैक्शन रहती है। अदरवाइज तो अल्लाह का शुक्र है, खुशी होनी चाहिए जिंदगी में, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपकी फैमिली अच्छी है, बच्चों की अच्छे जगह उनके नसीब अच्छे हों, उनकी शादियां हों, अब यही ख्वाहिशें रह गई, बाकी और तो कुछ भी नहीं। कुछ खो देने का डर रहता है, और अगर उस कुछ में अगर कुछ खोने का डर है तो वो सबसे ज्यादा क्या है? तो देखिए वही बात है कि जैसे आपके रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको खो देने का डर होता है कि आपके माँ बाप थे अब नहीं रहे, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब आप कहते हैं कि अब एहसास होता है आपको ज़िंदगी का, आपको वैल्यूज़ का पता लगता है कि एक इंसान की कितनी वैल्यू है। हाँ। तो और जो रिश्ते रह गए हैं, जो आपके बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, सारे, अब जिंदगी को आसान करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए और जितना हो सके खुश रहें और एक दूसरे के साथ खुश रहें। ग्रेट जनाब, ये है सलीम शेख की दिल की बातें जो शायद आज तक आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। सलीम, कुछ कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन से, क्योंकि उसके बाद हम जिस इवेंट पे जा रहे हैं वहाँ यकीनन हमारा दिन खत्म होगा। हाँ, बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस मुल्क के हवाले से कि इस मुल्क में रह रहे हैं, इसको जितना हो सके प्यार करें, इसको अपना समझें और इसके ऊपर अगर कोई बुरी निगाह से देखने वाला है कोशिश करें कि उसको हम हटाएं रास्ते से। और हम एक यूनिटी नहीं है बस हमारे में, तो हम सबको चाहिए कि एक यूनिटी बनाएं, चाहे वो घर है चाहे आपका ऑफिस है, तो एक का होना चाहिए बस इस मुल्क में। फिर देखिएगा इंशाल्लाह ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा मजीद इंशाल्लाह। जनाब, यहाँ से अब हम चलेंगे एक और जगह। नाज़रीन, यहाँ हम आए हैं, एक लॉन्च है जहाँ सलीम शेख को इनवाइट किया गया था, तो हमने सोचा लग गया तो हम भी हो लें जनाब। मैं यहाँ आपसे इसलिए खुदाफिज करना चाहूंगी क्योंकि हम बहुत सारे मेरे जानने वाले और बहुत अच्छे अच्छे मेरे दोस्त मिल गए, तो मैं चाहती हूँ ये टाइम इनके साथ स्पेंड करूँ, आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। आज आपने होल डे सलीम शेख के साथ गुजारा है, आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। आपने एंजॉय किया ना? बिल्कुल किया है ना, और अब हम भी एंजॉय करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मंडे समा के मेहमान में नई पर्सनालिटी के साथ, नई बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। मैंने कहा हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? हामिद बात कर रहा हूँ, मैं तो रो रो के पागल हो गया हूँ, आप तो मेरे फोन तक नहीं उठाती। मैंने कहा मेरी बात सुने भाई, आप मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, आप मेरे कजन हैं,
और ये देखिए बहुत बुरी बात है, ऐसा कह के मैंने फोन रख दिया, आगे दूसरे या चौथे दिन हमारे घर पे आ गया था ये। मैं सरगोदा से हैदराबाद चला गया, मैंने कहा बीबी बात सुन, ये फोन वाला मामला नहीं है, शादी करनी है मैंने और मैं यहाँ बैठा हूँ।